नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान। आप देख रहे हैं चैनल डी। इस समय हम मौजूद हैं एलनाबाद शहर के बस स्टैंड पर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में भारी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में दुनिया भर के लोग फंसे हुए हैं, उसमें हज़ारों हजार भारतीय भी है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत भारतीय जो लोग फंसे हुए हैं, विशेषकर छात्र जो फंसे हुए हैं, उनको भारत में लाने का एक सिलसिला शुरू किया गया है। हमारे एलनाबाद शहर के भी एक युवा जो गांव धौलपालिया के निवासी है और रजत टाक जो वहां पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, वो भी वहां फंसे हुए थे, लेकिन वहां से किस्मत से और हम सब की लोगों की दुआओं की वजह से वो वहाँ से यहाँ एलनाबाद लौट चुके हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए स्वयं मौजूद है डॉक्टर रजत। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ हैं, क्या माहौल है और वो यहाँ पर आए हैं तो उनको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। जी डॉक्टर रजत, आप बताइए। आपका सबसे पहले स्वागत है चैनल डी पे। थैंक यू सर। हाँ, आप ये बताइए कि आप वहाँ पर कैसे माहौल में थे, क्या माहौल था जब आप वहाँ मौजूद थे? तो वहाँ पे एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था वो था 24 तारीख को स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले रशिया की तरफ से जितने भी सिटी थे वहाँ के जो एयर बेस था उनको डाया गया था वहाँ पे, हर एक सिटी के। जैसे मेरी सिटी थे उस वहाँ पे भी उनको। आप कौन सी सिटी में थे? मैं था इवानो-फ्रैंकोविस्क में। तो ये कौन सी दिशा में है? ये सर वेस्टर्न साइड में पड़ता है। जो मेन जो इलाका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो ईस्टर्न साइड में हुआ है, लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ नुकसान इधर अब की बार पूरा जो है तो वो वेस्टर्न साइड में भी हो रहा है। जी। हाँ, लेकिन मैं वैसे जिस सिटी में था उसमें सेफ़ था, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। जिस समय ये युद्ध का ऐलान हुआ उस समय आप कहाँ पे थे और किस तरह की जो हिदायतें वहाँ पर जारी की गई थी? मैं जिस टाइम था तो मैं तो अपने रूम पर ही, मतलब हमारे हॉस्टल में ही था। तो बाकी तो अभी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी थी और अपने इंडियन एम्बेसी की तरफ से थी। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे वहीं रहो और बाहर कहीं ना जाने की उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी उस टाइम तो। और उसके थोड़े टाइम के बाद उन्होंने यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की थी 2 दिन बाद। हाँ जी रजत, जिस प्रकार से यहाँ पर जो खबरें आ रही थी उसमें ये था कि बहुत सारे बच्चे बंकरों में फंसे हुए थे, ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे उनको जो गुजारना पड़ रहा था। तो क्या आपके साथ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई? ये परिस्थिति मेरे साथ वहाँ पे जब यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस करे थे तो उस टाइम हुआ था। जैसे हम वहाँ पे 2 दिन रुके थे। आपने कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया था? मैंने रोमानिया बॉर्डर। हाँ जी सर, वो क्योंकि एक्चुअली एडवाइजरी ये थी कि आपकी जो नियरेस्ट बॉर्डर है ना, आप वहाँ पे जाओ। तो मेरे जो बॉर्डर नियरेस्ट बॉर्डर थी वो रोमानिया थी, इसलिए हम वहाँ से रोमानिया बॉर्डर गए थे। लेकिन वहाँ पे हमें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से शायद में भी आगे परमिशन नहीं मिल रही थी उस वजह से, इसलिए हमें मतलब 2 दिन सब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया, जैसे रोमानिया पहुँचे, तो उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वहाँ पे तो खाने पीने की सब व्यवस्था थी, लेकिन जो यूक्रेन की बॉर्डर थी वहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ। तो जैसे रजत ये बताया जा रहा था कि जब रोमानिया से आप निकले तो आपको वहाँ पर भारतीय जो एम्बेसी है वो मिली थी, या कोई भारतीय सरकार का कोई प्रतिनिधि मिला था, या किस तरह की वहाँ सहायता आपको मिली थी? वहाँ पे एक्चुअली जो वहाँ के लोकल NGOs हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की है और एम्बेसी भी बहुत हेल्प करी थी। एम्बेसी ने अपनी बसेस लगा रखी है, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 500 किलोमीटर उनका जो अपने कैपिटल पड़ती है बुचारेस्ट, तो वहाँ पे NGOs की गाड़ी भी जा रही थी और अपनी जो एम्बेसी की तरफ से बसेस लगा रखी थी, तो वहाँ से एम्बेसी भी अपने बेसिस भेज रही थी, तो वहाँ से सेफली जा रहे थे। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे खाने का प्रबंध था, तो वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कुछ किया गया था। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर भारतीय झंडा लगा करके निकलने की एडवाइजरी जारी की गई थी। भारतीय जनता झंडा जो था वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। हाँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी थी। तो हम भी जैसे वहाँ से निकले थे रोमानिया के लिए, तो हमने भी अपनी बसों पे भारतीय झंडा लगाया था और फिर उसके बाद निकले, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप कितने लोग निकले थे वहाँ से? हम वहाँ से 30 लोग थे जी, मतलब एक बस के अंदर। बाकी लोग अपने हिसाब से वो अलग अलग बसेस में आ रहे थे। ठीक है। अपने सिरसा जिला में, हरियाणा में, और आपके साथ में और भी था कोई? हाँ, मेरे साथ थे अपने हरियाणा के है, मतलब हरियाणा के तो काफ़ी लोग हैं। अपने सिरसा जिला से है, एक हुड्डा कॉलोनी से भव्यदीप है, उधर फतेहाबाद भुन्ना से अमित है, तो हम लोग सब साथ ही थे। तो जैसे आप बुखारेस्ट से निकले हैं तो बुखारेस्ट में आपको इंडियन जो फ़्लाइट मिली है या कोई आप अपने खर्चे पे आए हैं, किस तरह से? वो सब सरकार ने प्रोवाइड किया है, इसमें गवर्नमेंट नहीं, हम फ्रीली है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा। और उसके अंदर भी हमें अच्छा खाने पीने का अच्छा से प्रबंध था।
तो कोई दिक्कत नहीं। आपको दिल्ली तक लाके छोड़ा गया? हाँ सर, दिल्ली तक। दिल्ली से आप अपने खर्चे पे हैं यहाँ? दिल्ली से मैं अपने खर्चे पे हूँ। तो आपको यहाँ आने पर आपको कैसा लग रहा है? भारत सरकार का आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के मैं मतलब भारत सरकार को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगा, और जो एम्बेसी है वो हेल्पफुल है। बस थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा लेट किया इन्होंने, हल्का सा, ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। थोड़ा सा इस मिशन को मे भी थोड़ा सा स्टार्ट करते पहले तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता। जैसे सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी करी थी ना कि युद्ध होने वाला है, वहाँ से निकल जाओ, बच्चे नहीं निकल रहे थे। नहीं ऐसा मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था कि ऑफलाइन क्लासेज नहीं लगेगी ऐसा, या ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगेगी? ना तो उस टाइम तक ज़्यादा पहले हमें ना तो वहाँ से वैसे एडवाइजरी नहीं थी, और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऑफलाइन चल रही थी। मैं जैसे जिस दिन स्टार्ट हुआ था उससे पहले दिन में हम क्लास जा रहे थे, और उसके बाद में तो मतलब उसके बाद में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की थी। और वैसे एम्बेसी अभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे फ़्लाइट्स है और बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, जैसे एयर इंडिया की भी है, इंडिगो भी है, स्पाइस जेट भी है, और अभी तो गवर्नमेंट भारतीय वायुसेना भी भेज रही है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। रजत, आज 9 दिन हो गए युद्ध चलते हुए। हाँ जी सर। जब आप पहले 2 दिनों तक वहाँ थे तो आपको कभी कोई ऐसा डर लगा हो भी अभी तो देखो मौत सामने आ गई है, कुछ ऐसा तो माहौल आपके साथ में नहीं हुआ? नहीं सर, मतलब एक्चुअली जो मेरी सिटी है वो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में है, तो उतना उधर नहीं था। मतलब थोड़ा उस टाइम थोड़ा डरते थे जब सायरन बजते थे, उससे वो मतलब अलर्ट करने के लिए थे, तो उस टाइम। और बाकी टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस थोड़ा ये था कि जो बॉर्डर थी वहाँ पे थोड़ा सा माहौल ख़राब था उस टाइम पे, एक बार के लिए हुआ था, क्योंकि वो उसमें ये था कि 1-2 बार फायरिंग कर दी थी उन्होंने। इस 9 दिनों के दौरान एक भारतीय बच्चे की मौत हुई है, एक बच्चे की गोली लगी है, तो आप जो बाकी लोग रह गए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलेंगे और सेफली। और तो कुछ नहीं। आप रशिया गवर्नमेंट को कुछ अपील करना चाहेंगे कि युद्ध को रोका जाए? तो सर ये तो अपील है ही, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, तो इस हिसाब से तो यही है कि युद्ध ना हो तो वो बेहतर है दोनों साइड के लिए, क्योंकि हर चीज़ का नुकसान है, चाहे आप इकोनॉमी का देखें, चाहे ह्यूमंस का देखें, या हर चीज़ में नुकसान ही है इसमें। तो देखिए रजत, एक बात और भी सामने आती है कि भारतीय छात्र जो है वहाँ तक पढ़ने के लिए गए हैं। क्या हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? कुछ सरकार को कुछ करना चाहिए इस दिशा में कि बच्चे बाहर ना जा पाए? सर वो तो है कि जैसे यहाँ पे जो स्टडी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उस वजह से नॉर्मल सी बात है वो बाहर जाएंगे। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ कहेंगे कि इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए ताकि बच्चे बाहर ना जाएं? सर अच्छी बात है अगर हमारे गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट करे, हमसे मतलब उस पर थोड़ा मतलब लगाम लगे कि हमें थोड़ी पढ़ाई है वो सस्ते में हो, तो कोई नहीं जाएगा सर बाहर, फिर क्यों जाएंगे। तो आज आप अपने परिवारजनों से मिले हैं, मिल करके बहुत खुशी परिवारजनों को भी हो रही है? बड़ी खुशी हो रही है। करीबन 10-12 दिन से घर वालों के दिल की धड़कन बड़ी तेज़ थी, परंतु ये मालिक और नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार ने हमारा समर्थन किया है, बच्चे को यहाँ पहुँचाया है, उसके लिए मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर रजत और उनके परिवारजन। आप इनके पिताजी हैं? मैं रजत के पिताजी का दोस्त। अच्छा, तो आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, सरकार ने अच्छी हेल्प की है, इसमें बच्चे सेफ हमारे घर आ गए, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में यूक्रेन से लौटे रजत टाक, जो हमारे एलनाबाद क्षेत्र के गांव धौलपलिया के निवासी हैं, और इनके साथ में इनके ताऊजी हैं रामस्वरूप जी टाक हैं, और ये ब्रदर है। आप भी चाइना से करके आए हैं, तो आप भी कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर अब जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है सही कर रही है अभी इनको से। आपने चाइना से किया? हाँ जी, मैंने चाइना से किया सर। मैं कोरोना के टाइम आ गया था, यही अराउंड कंप्लीट हो गया था आपका? नहीं, मैं 4th ईयर था मेरा उस टाइम। तो अब वापस तो जा नहीं सकते, तो अभी यहीं हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और FMJ वगैरह एग्ज़ाम है, उसके बाद यहाँ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने अलाउड भी किया हुआ है। दोनों भाई हैं। ठीक है। तो हमारे आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। ये हमारे साथ में अंकित है जो रजत के छोटे भाई है, बड़े भाई है, और ये चाइना से MBBS कर रहे थे, बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा दिक्कत रही है। तो आप सब ने सुना कि रजत किस प्रकार से यूक्रेन से युद्ध के माहौल से निकल करके बिल्कुल सुरक्षित रूप से हमारे बीच में पहुंचे हैं।
और भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आप सब दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनके प्रति दुआएं करें, ताकि कोई और ऐसी घटना ना हो सके जो पिछले दिनों एक भारतीय छात्र की मौत हुई थी या एक छात्र के गोली लगी है। कैमरामैन शिवा के साथ सुभाष चौहान, चैनल डी।